स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीछे आपके 2 लीगली एप्टीट्यूड की क्लासेस चल चुकी हैं और अब जो है ऐसे ही क्रम में आपकी क्लासेस चलेंगी। लीगल एप्टीट्यूड हिंदी और जीके करंट अफेयर की, फिर लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो सभी विषयों को आप वरीयता दीजिए और सभी विषयों पे अपनी रुचि बनाइए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करिए, अभी से अपना नोट्स बनाइए। मैं थोड़ा थोड़ा इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बोझ ना बने। ठीक है, तो अभी से नोट्स बनाते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए आप सभी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दिक अंबर होगा। क्या होगा? दिक अंबर होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि दिगंबर में कौन सा संधि है, ठीक है, दिगंबर में कौन सा संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ये पूछा जा रहा है। गमन मतलब क्या होता है? गमन करना, जाना या फिर घूमना, विचरना। ठीक है, गमन। अब गमन में हमने क्या कर दिया, मान लो कि गमन है, गमन में आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? आगमन हो गया। तो आ जो है ये क्या है? उपसर्ग है, यानी हमारा ए आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। दवा किस भाषा का शब्द है? दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा जो है ये फारसी शब्द है। इसके पहले भी आपके एग्जाम में ऐसे शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको मैं कुछ नाम बता दे रही हूँ जो जनरल तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फारसी शब्द कबूतर फारसी शब्द है, खरगोश जो हम बोलते हैं फारसी है, गुलाब, चरखा, जादू, दीवार, ये सभी शब्द क्या है? फारसी शब्द हैं। आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन नोट करिए, और ऑप्शन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नोट करिए और क्वेश्चन के नीचे जितने भी मैं आंसर बता रही हूँ उन आंसर्स को आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से अपना नोट्स बनाइए। बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चंस के साथ में उसका आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। आगे प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? यानी कि अपशब्द शब्द जो इस वाक्य में प्रयोग किया गया है, अपशब्द शब्द जो प्रयोग किया गया है इस वाक्य में, वह क्या है? तो इस वाक्य में यह क्या है? मतलब अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो डिनोट किसको किया जा रहा है? डिनोट किया जा रहा है ना, मतलब किस पे फोर्स किया जा रहा है, किस चीज़ पे? तो जिसके विषय में बात होती है उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो किसके विषय में बात हो रही है? संज्ञा के विषय में। तो ये क्या मतलब? अपशब्द के विषय में बात हो रही है कि अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, तो संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहचानने का ये तरीका है, जिसके विषय में बात हो रही है वही हमारा क्या है? संज्ञा है, वही हमारा सब्जेक्ट है, उसी को पकड़ लो। ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो पता चल रहा है क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे प्रश्न है, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची होता है बेशर। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? बेशर होता है। ठीक है, आगे जो बाकी आपके दिए हुए हैं उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। खनक मीन्स क्या होता है? चोर होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। खनक का मतलब क्या होता है? चोर होता है। सदन का मतलब होता है घर। जैसे कई जगह पर आप देखते होंगे कि जो लोगों के घर होते हैं वो लोग अपने नाम के साथ में फलाना सदन, या फिर मान लीजिए किसी का द्विवेदी सदन हो गया, तिवारी सदन हो गया, या फिर कुछ भी, मतलब कि XYZ कुछ भी लोग अपने घरों का नाम अगर करते हैं तो उसको सदन के रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, गजवदन, गजवदन जिसका वदन जो है हाथी के समान हो, तो गजवदन, गज के समान वदन किसका है? तो गणेश जी का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गणेश जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, खनक किसका है? चोर का है। सदन किसका है? घर का है। और गजवदन किसका है? गणेश जी का है। और धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? बेशर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। और अगला प्रश्न हमारा है, जीने की इच्छा
वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। जीने की इच्छा जो रखता है उसे क्या बोलते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिजीविषा, ठीक है। जिजीविषा मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा रखने वाला। अच्छा, जिज्ञासु किसे बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। जिज्ञासु किसे बोलते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। और युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिगीषु बोलते हैं। जिगीषु किसे बोलते हैं? युद्ध में विजय पाने की इच्छा रखने वाले को, युद्ध में विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु बोलते हैं। अच्छा, पिपासु क्या होता है? पिपासु होता है यदि मतलब किसी को जो है कोई द्रव्य पदार्थ पीने की जो है पीने की प्यास हो रही हो, ठीक है। यानी कि जिसे पानी या अन्य कोई द्रव्य पदार्थ पीने की प्यास हो उसे क्या बोलते हैं? पिपासु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पिपासु बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने चारों का आपको बता दिया है, चारों आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा शब्द जो है आपका भिन्न है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा भिन्न है? अनिल जो है इसमें क्या है? भिन्न है। अनिल जो है बाकी सबसे क्या है? भिन्न है, क्योंकि पावक, अनल, कृषाणु, पावक, अनल, कृषाणु जो है ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पावक, अनल और कृषाणु जो हैं ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि का पर्यायवाची अब देख लीजिएगा। और अनिल जो है ये आपका वायु का पर्यायवाची है। अनिल किसका पर्यायवाची है? वायु का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न कौन सा है? अनिल जो है ये भिन्न है, ठीक है। और पिछले प्रश्न में भी बी आंसर सही था। चलिए आगे देखेंगे। इसका आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आज से मैं आपके सारे पीडीएफ शेयर कर दिया करूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी ज़रूरी बातें होती हैं या नोटिस होते हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया करूँगी, वहाँ से आप जो भी दिक्कतें हो या समस्या हो बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समूहार्थक शब्द चिन्हित है। तो देखिए समूह की बात मतलब कहाँ पे? जहाँ पे कई सारे लोग जुड़े हों या फिर इकट्ठा हुए हो। तो पुरुष मतलब पुरुष की बात की जा रही है, मनुष्य, स्त्री, तो ये लिंग की बात हो रही है। और मनुष्य मतलब जाति की बात हो रही है, मनुष्य जाति, स्त्री जाति, ठीक है। यहाँ पे क्या है? भीड़ मतलब बहुत सारे लोग, भीड़ हो सकता है, भीड़ में जानवर, इंसान या किसी भी चीज़ की भीड़ हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है? समूहार्थक है, ठीक है। इसके बाद है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो देखिए हिंदी साहित्य से जो है कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे राइटर्स टाइप के भी आ जाते हैं, जिसमें से अशोक के फूल आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के लेखक है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का निबंध है। आगे प्रश्न है, एक रचना दी हुई है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो ऐसा कई बार आपसे कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐसी पंक्तियाँ दी जाती हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं या किसकी रचनाएं हैं या फिर इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आपको पहचानना होता है, तो अलंकार को भी आप लोग जानिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और रूपक अलंकार की अगर बात की जाए कि ये रूपक अलंकार क्यों होगा इसमें, ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, ठीक है। आगे हम प्रश्न अपना देखेंगे। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में बताया गया? फिलहाल तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है 343 है।
लेकिन इसके विषय में कुछ डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से 3 से 4 तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए हिंदी क्या है, राजभाषा है और हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, एक मत के द्वारा, संविधान सभा के एक मत के द्वारा क्या किया गया था, हिंदी को भारत की राजभाषा, ठीक है, राजभाषा घोषित की गई थी। ठीक है, ये निर्णय लिया गया संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को इसी वजह से हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। आपके देश में, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो क्या होगी, देवनागरी होगी। यहाँ तो बस अनुच्छेद के विषय में पूछा है, लेकिन आगे कभी आपसे अनुच्छेद का जो है आपका सब आर्टिकल करके पूछ देगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ आप जान लो कि अनुच्छेद 341(1) के अकॉर्डिंग हिंदी को राजभाषा और लिपि जो हमारी क्या होगी, देवनागरी होगी, इसको स्वीकारा गया था। चलिए आगे देखेंगे। खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ क्या नहीं है ये हमको बताना है। तो खग का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता, आकाश नहीं होता। आकाश को हम क्या बोलते हैं, आकाश को अंबर बोल सकते हैं। ठीक है, और भी इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन खग किसे नहीं बोलते हैं। खग मतलब पक्षी होता है, खग मतलब उड़ता हुआ। ठीक है, तो पक्षी भी उड़ता है तो खग हो गया। तारा में भी आप देखते होंगे एक ध्रुव तारा होता है जो मतलब ऐसे लगता है कि मतलब जस्ट निकल गया। ठीक है, तो तारे को भी हम खग बोलते हैं, खग का पर्यायवाची है ये। और बाण भी जो होता है एक सिरे से स्टार्ट होके फिर वो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए खग का जो अर्थ निकल रहा है, बाण अलग अलग, देखिए हिंदी में भी क्या होते हैं, शब्द एक होते हैं लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो जगह के हिसाब से उसका अर्थ निकलता है कि किस जगह पे क्या अर्थ निकलना चाहिए। तो खग का अर्थ बाण भी हो सकता है, पंछी भी हो सकता है, तारा भी हो सकता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। ठीक है, आगे है मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या है। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या है, मुट्ठी घूंस देना। ठीक है, मुट्ठी गर्म करने का मतलब लोग बोलते हैं ना, थोड़ा मतलब गर्माहट लाइए, मतलब पॉकेट गर्म करिए, तो मतलब घूंस दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर में। नागपुर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसे नोट कर लेंगे डेट के साथ। ठीक है, कब हुआ था, 10 जनवरी से लेके 14 जनवरी के बीच 1975 में किया गया था। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होता है। देखिए वर्तिका जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप यानी कि बिगड़ा हुआ रूप, अशुद्ध रूप पूछ रहा है, जिसको हम जनरल भाषा में अपने बोलचाल में यूज करते हैं उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्तिका मतलब बत्ती होता है। ठीक है, वर्तिका मतलब क्या होता है, बत्ती होता है। आप ये भी जान लीजिए कि वर्तिका जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, नोट कर लेंगे। देखिए 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व, य, र, ल, व। तो अब आप देख लीजिए इन 4 में से कहाँ पे दिख रहा है कोई भी एक अक्षर। तो यहाँ पे आप सी देख पा रहे होंगे कि सी जो है व है, तो व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है, सूर सागर किस भाषा की रचना है। सूर सागर किस भाषा की रचना है ये पूछ रहा है। तो सूर सागर जो है ये ब्रज भाषा में रची हुई है और इसके रचनाकार की अगर बात की जाए तो इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूर सागर के रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं और ये रचना जो है ब्रज भाषा में की गई है। ठीक है, ब्रज भाषा में है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ठीक है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए।
देखते होंगे आप नॉर्मल तौर पे आपके दैनिक जीवन में ये कहावत बहुत सारी सुनने को मिलती होगी कि जब आम का पेड़ लगाया ही नहीं तो फिर आम खाने को कहाँ से मिलेगा, या फिर बबूल का पेड़ लगाया है तो फिर आम खाने को कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सटीक जो आंसर होता है वो क्या होता है, जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप आम का वृक्ष लगाएंगे तो आम खाएंगे, बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आपको कांटे ही चुनने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा अनेकार्थ है, निम्न में कौन सा अनेकार्थ है। ठीक है, जिस शब्द, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे शब्द का चुनाव करना है जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो। ठीक है, यहाँ पे किसी 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्पों में से एक ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। ठीक है, यहाँ साहस का मतलब क्या होता है, साहस मतलब साहस बहादुरी से है, यानी कि साहस का मतलब सिर्फ किसी के करेज से ही निकलता है, मतलब बहादुरी से ही निकलता है, ये किसी और चीज़ के लिए यूज नहीं होता है, किसी और का समानार्थी नहीं है, किसी और का अर्थ नहीं है। पुस्तक को पुस्तक ही बोलते हैं, मतलब किसी और चीज़ के लिए हम पुस्तक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पुस्तक का समानार्थी होता है, बट ये नहीं है कि पुस्तक हम किसी और वस्तु के लिए पुस्तक का नाम रखते हैं। ठीक है, बालक को बालक ही बोलेंगे, वो किसी और, मतलब मान लीजिए कि खिड़की दरवाजे को तो आप बालक बोलोगे नहीं। ठीक, यानी कि इनका कोई और अर्थ नहीं निकलता है। अब यहाँ पे अंबर की बात करते हैं, तो अंबर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे दिगंबर, लोग बोलते हैं ना दिगंबर, दिशाएं जिसकी वस्त्र हों। ठीक है, तो दिगंबर, अंबर मतलब होता क्या है, अंबर का मतलब एक कहीं कहीं पर वस्त्र देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने दिगंबर का आपको एग्जाम्पल दिया, दिशाएं जिसके क्या हो, वस्त्र हो। तो यहाँ पे क्या है, दिग धन अंबर। ठीक है, दिगंबर, दिग धन अंबर, तो दिगंबर हुआ दिशाएं जिसके क्या है, वस्त्र है। तो अंबर का मतलब यहाँ पे क्या निकला, वस्त्र निकला। तो अंबर के कई सारे अर्थ निकलते हैं। अंबर हम आसमान को भी बोलते हैं, वस्त्र को भी बोलते हैं, और अंबर हम जो है मेघ को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंबर के कई सारे अर्थ निकलते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है वसुंधरा का क्षिति जो है ये क्या है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। इसका थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, वसुंधरा का और कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, वसुंधरा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, और पृथ्वी का पर्यायवाची आप लोग लिखेंगे, पृथ्वी की पर्यायवाची होती है वसुंधरा, क्षिति, अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला, धरा। ठीक है, ये सभी क्या हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, और कई बार ये आपको बदल बदल करके पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इसके बाद आता है कि रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, तो रत्नाकर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है। अच्छा, इसे रत्नाकर क्यों कहते हैं, देखते होंगे कि समुद्र से बहुत सारे रत्ने मिलती हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सोने की खदान, कोयले की खदान, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी बहुमूल्य खदानें जो होती है ना, ये बहुत सारी मणियाँ, रत्न जो होते हैं ये समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, इसीलिए समुद्र को रत्नाकर बोला जाता है। ठीक है, आगे है कलाधर। कलाधर का किसका पर्यायवाची है, तो कलाधर जिसकी कलाएं क्या हैं, बदलती रहती हैं, जो कला करते हो। ठीक है, तो चंद्रमा का आकार आप देखते होगे क्या होता है, मतलब प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तित होता है, कभी वो छोटा, कभी बड़ा, कभी बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची जो होता है ये क्या होता है, कलाधर होता है, क्योंकि ये अपनी कलाएं बदलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिनकर, दिन का साथी कौन होता है, तो दिन का साथी होते हैं सूर्य, तो दिनकर सूर्य को कहा गया है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जैसा कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आगे प्रश्न है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, तो लोग, अच्छा ये बताइए गड़बड़ घोटाला किस प्रकार का शब्द है, तो ये आप लोग आम भाषा में यूज करते हो, अपने लिए यूज करते हो, तो ये क्या हो सकता है, देशज शब्द है। क्या है, देश शब्द है, हमारा अपना बनाया हुआ, गढ़ा हुआ शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं, ये प्रश्न जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। देखिए, हिंदी में कारक के भेद होते हैं 8, डी ऑप्शन है, और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। हिंदी में 8 कारक होते हैं।
ठीक है, ये BHU एग्जाम में पूछा हुआ LLB के 8 कारक होते हैं, जबकि अगर संस्कृत के व्याकरण की बात की जाए तो संस्कृत में 6 क्या होते हैं, 6 आपके कारक होते हैं। अच्छा, हिंदी में 8 कारक होते कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक होते हैं हिंदी में। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और देखिए, पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है और मैं बहुत हताश हूँ। अगर ऐसा ही रिस्पांस रहा तो मुझे वीडियो जो है बनाना बंद करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि अच्छे से रिस्पांस दीजिए। वीडियो देख लेने से काम नहीं चलता है, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए। जो भी आपके रिस्पांस रहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप लोग तो बिल्कुल शांत पड़े रहते हो, कुछ पूछना ही नहीं है। जब तक मैं क्लास नहीं चला रही थी तब तक मैम क्लास चलाइए, अब क्लास चला रही हूँ तो भी आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जब आप अपना इनपुट नहीं डालोगे तो बताओ मैं कैसे काम करूँगी। तो एटलीस्ट आप लोग कुछ रिस्पॉन्स दीजिए जिससे मुझे भी रुचि आए कि हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि आप लोगों को पढ़ाना है। मुझे भी एक सरदर्द होना चाहिए ना कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनको पढ़ाना है। तो इस तरीके से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो ज़रूर इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।